नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हम प्रतिदिन यूट्यूब पर एक लेक्चर लेते हैं जो 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर होता है हमारा, और एक नई अवधारणाओं को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और आज की हमारी जो अवधारणा है उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन। आपने संस्कृति वाला टॉपिक तो पढ़ा होगा, संस्कृति और सभ्यता। उसमें एक शब्द आता है सांस्कृतिक प्रसार। अगर आपने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पढ़ी है तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में भी कई सारे स्वरूपों की बात होती है। ठीक है, उसी में से एक स्वरूप होता है प्रसार, यानी कल्चरल डिफ्यूजन, सांस्कृतिक प्रसार। तो ये आपके कई सारे टॉपिक्स में कवर हो जाता है। ठीक है, कई पाठ्यक्रमों में सीधा सीधा तौर पर लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके सिलेबस में सामाजिक परिवर्तन शामिल है, अगर आपके सिलेबस में कल्चर यानी संस्कृति शामिल है, तो फिर आपको सांस्कृतिक प्रसार यानी कल्चरल डिफ्यूजन की जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक से आजकल यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम पढ़ेंगे कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में, सांस्कृतिक प्रसार के बारे में। और ये केवल समाजशास्त्री नहीं बल्कि मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान में भी इसे पढ़ा जाता है। क्या होता है कल्चरल डिफ्यूजन? पहले इस टॉपिक को समझिए, इस गहराई को समझिए। कल्चरल डिफ्यूजन को समझने से पहले जरूरी है कल्चर को समझना। संस्कृति क्या होती है? हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, भाषा है, हमारी जो खान पान को लेकर है, जीवन शैली को लेकर जो मान्यताएं हैं, इसे ही हम कल्चर कहते हैं। तो जब किसी भी एक समाज के विचार, किसी भी एक समाज की आदतें, किसी भी एक समाज के खान पान, जीवन शैली, तकनीक, थॉट, ठीक है, मान्यताएं एक समाज से दूसरे समाज में प्रसारित होती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक प्रसार, यानी कल्चरल डिफ्यूजन कहा जाता है। यानी आसान भाषा में एक समाज की संस्कृति का दूसरे समाज की संस्कृति में होने वाला फैलाव, प्रसार, यही कहलाता है सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन कहलाता है। अब कल्चरल डिफ्यूजन की अवधारणा दी किसने है? इस अवधारणा का प्रतिपादन किया क्लार्क विस्लर ने। तो एक और डेटाबेस हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब आती है, थोड़े से उदाहरणों से समझ लीजिए। उदाहरण से समझेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये डेवलप हुए इटली में। इटली से ये अमेरिका में इनका व्यवसायीकरण हुआ। तो इटली और अमेरिका का ये खान पान आज पूरे भारत के छोटे से छोटे शहरों में भी आपको डोमिनोज मिल जाएगा। ठीक है, आज आप देखिए, पहनावे को लेकर देखिए, जैसे जीन्स। कौन भारतीय है, कौन युवा है जिसने जीन्स ना पहनी हो कभी? ठीक है, हर व्यक्ति ने जीन्स पहनी होगी, आप हम सब ने जीन्स पहनी है, लेकिन ये पश्चिम का पहनावा पूरी दुनिया में फेमस है। इसी प्रकार देखिए चाय की शुरुआत हुई चीन से, और आज इसके बिना हमारा दिन नहीं गुजरता। हम दिन भर में औसतन भारतीय 4 से 5 चाय पी ही लेता है। हमारे इसके बिना हमारी सुबह ही नहीं होती। तो आज दुनिया के सभी अधिकांश देशों में चाय और कॉफ़ी पहुंच चुकी है। इथोपिया से डेवलप हुआ था कॉफ़ी, और आज आप देखिए दुनिया में पश्चिमी देशों में आप कल्पना ही नहीं कर सकते बिना कॉफ़ी की। भारत में, एशियाई कंट्री में बिना चाय के आप सुबह की शुरुआत ही नहीं कर सकते। उसी प्रकार देखिए योगा, हमारे यहाँ से शुरुआत हुई जिस योगा की, आज वो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा परिचायक बन चुका है। ठीक है, योगा ही अपने आप में स्वस्थ व्यक्ति की परिचायक बन चुका है कि अगर कोई व्यक्ति योगा करता है इसका मतलब वो स्वस्थ है। तो ये किसी भी संस्कृति का खान पान, पहनावा, उसकी मान्यताएं जब एक समाज से निकलकर दूसरे समाज में फैलती हैं, इसी को ही कहा जाता है सांस्कृतिक प्रसार। इसे ही कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। ठीक है, और ये केवल आदतों में नहीं होता, ये केवल खान पान में नहीं है। आज आप देखिए वैलेंटाइन डे, आज आप देखिए फादर डे, मदर डे, आज आप देखिए, ठीक है, हैलोवीन। ये सारे फेस्टिवल किसी देश में पैदा नहीं हुए थे, किसी एक कल्चर में डेवलप हुए, और आज देखिए पूरे दुनिया में हर जगह मनाया जाता है। तो ये केवल खान पान की बात नहीं है, ये त्योहारों की बात है, मान्यताओं की बात है। अब यहाँ पे कल्चरल डिफ्यूजन को समझने के लिए 3 संप्रदाय उभर कर सामने आए। यानी संस्कृति के प्रसार को अगर आपको समझना है तो 3 संप्रदायों के विचारों को समझना होगा। एक है जर्मन संप्रदाय, दूसरा है ब्रिटिश संप्रदाय, और तीसरा है अमेरिकन संप्रदाय। जर्मन संप्रदाय कहता है कि कोई भी कल्चर
या किसी भी संस्कृति का प्रसार एक जगह से नहीं होता है, अलग अलग बिंदुओं से, अनेक अलग अलग केंद्रों से संस्कृति का प्रसार होता है। ब्रिटिश संप्रदाय कहता है कि नहीं, केवल एक केंद्र से ही संस्कृति का प्रसार हुआ है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अमेरिकन संप्रदाय कहता है कि नहीं, जब कोई संस्कृति जहाँ पर डोमिनेंट होती है वो उसका केंद्र होता है और धीरे धीरे उसका डोमिनेंट फैलता है, यानी केंद्र से परिधि की ओर संस्कृति प्रसारित होती है। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं संस्कृति के प्रसार के संदर्भ में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश संप्रदाय। हम कोई भी संप्रदाय समझ सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश संप्रदाय को पहले पढ़ना जरूरी है। ब्रिटिश संप्रदाय कहता है कि पूरी दुनिया में संस्कृति का जो प्रसार हुआ है वो एक ही स्थान से हुआ है, वो है मिस्र, यानी इजिप्ट। आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में। तो ब्रिटिश संप्रदाय का कहना यह था कि सारी दुनिया में, दुनिया के सभी हिस्सों में जो संस्कृति प्रसारित हुई है उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र है मिस्र। इसी कारण इस सिद्धांत को, इस संप्रदाय की इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है, उसी प्रकार ये ब्रिटिश संप्रदाय का मानना यह था कि मिस्र में ही सारी खोजें हुई, मिस्र में ही सारी जो आयुर्वेद से लेकर, दवाओं से लेकर, आपके आर्किटेक्चर से लेकर, चित्रकला से लेकर, खान-पान से लेकर, इन सब का केंद्र मिस्र रहा है। और मिस्र से ही सारी सभ्यताएं निकली हैं और सारी संस्कृतियों का प्रसार हुआ है। यह कहना है किसका? ब्रिटिश संप्रदाय का। अब ब्रिटिश संप्रदाय को अति प्रसारवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि किसी भी संस्कृति में ऐसा कोई गुण था ही नहीं, यानी कोई भी समाज में इतनी समझ ही नहीं थी कि अपनी संस्कृति डेवलप कर पाता। इसी कारण से सिद्धांत को अति प्रसारवाद कहा गया। क्या भैया ओवरलैपिंग बात आप अतिशयोक्ति कर रहे हो? ऐसा तो होता ही नहीं है कि किसी एक देश की संस्कृति से ही दुनिया की सारी सभ्यताएं डेवलप हुई हों, ऐसा नहीं हो सकता। माया सभ्यता अलग थी, सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। तो ये कहना कि केवल एक सभ्यता से ही सारी संस्कृतियों का प्रसार हुआ है, ये गलत है। या एक सभ्यता या एक समाज की संस्कृति ही हर दिशा में फैली है, ये गलत है अपने आप में। लेकिन इस सिद्धांत के, इस संप्रदाय के विचारक कौन कौन हैं, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो विचारक कौन कौन से हैं? एक है R.W. रिवर्स, ठीक है, इलियट स्मिथ, W.J. पेरी। ये तीनों कौन हैं? ये तीनों ब्रिटिश प्रचारक हैं, ब्रिटिश संप्रदाय के समर्थक हैं, जिनका यही मानना है। यहाँ पर दो बड़ी फेमस किताबें हैं। कई बार आपने देखा होगा UGC नेट की परीक्षाओं में नई नई किताबें पूछी जाती हैं। तो एक किताब है द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, 1933 में किताब आई थी, इलियट स्मिथ की किताब है। और एक किताब है चिल्ड्रन ऑफ द सन, 1923 में आई थी, W.J. पेरी की किताब है। और ये दोनों ही समर्थक किस बात का समर्थन करते हैं कि मिस्र का संस्कृति से ही बाकी सभी संस्कृतियों का विकास हुआ है, यानी मिस्र की संस्कृति ही सभी दिशाओं में फैली है। यानी कोई भी संस्कृति अपनी मूल संस्कृति नहीं है, सभी संस्कृतियां मिस्र की संस्कृति से ही प्रभावित हैं। ये मानना है ब्रिटिश संप्रदाय का। दूसरा संप्रदाय है जर्मन संप्रदाय। इसे कहते हैं लहरों का सिद्धांत, द वेव थ्योरी कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि संस्कृति का प्रसार किसी एक जगह से नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया के अलग अलग 4-5 केंद्रों से संस्कृति उभर कर सामने आई है। ठीक है, जैसे पानी में आप 3-4 अलग अलग जगहों पे पत्थर फेंकिए। अगर आप पानी में अलग अलग जगहों पे पत्थर फेंकेंगे तो अलग अलग तरंगे निकलेंगी, और यही तरंगे आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। यानी किसी एक जगह से संस्कृति का उद्भव नहीं हुआ है, अलग अलग केंद्रों से संस्कृतियां पैदा हुई हैं। जैसे मेसोपोटामिया की संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीका की संस्कृति, चीन की संस्कृति, ठीक है, आपके माया संस्कृति। तो संस्कृतियां अलग अलग केंद्रों से पैदा हुई हैं और आगे जाकर सब संस्कृतियां क्या हो गई? एक दूसरे में घुल मिल गई। तो ये कहना है किसका? जर्मन संप्रदाय का। यानी कुल मिलाकर ये ब्रिटिश संप्रदाय की आलोचना करता है। तो ये मानता है कि किसी एक केंद्र से संस्कृति उभर कर नहीं आई है, अलग अलग केंद्रों में संस्कृतियां पैदा हुई और फिर ये आपस में क्या हो गई? समन्वित हो गई। अब इसके समर्थक कौन हैं? इसके समर्थक हैं फिट्स ग्रेबनर, इसके समर्थक हैं विल्हेम स्मिथ, इसके समर्थक हैं लियो फ्रेविनियस। ये 3 लोग याद रखिएगा, हर संप्रदाय से जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रेबनर हैं, इन्होंने 2 बातें की हैं। इन्होंने कहा हम किसी संस्कृति के प्रसार को कैसे मापेंगे, तो उन्होंने 2 मापदंड बताए हैं। पहला है क्वालिटी और दूसरा है क्वांटिटी, गुणवत्ता और मात्रा।
कई बार आप देखते हैं कि कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो पूरी की पूरी आत्मसात कर ली गई 100%, पूरी की पूरी मात्रा में। ऐसा नहीं कि कुछ बातों को स्वीकार किया गया, पूरी की पूरी संस्कृति को ही ओढ़ लिया गया। यानी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर आप संस्कृति का मापन कर, संस्कृति के प्रसार को मेजर कर सकते हैं कि संस्कृति का प्रसार किस हद तक हुआ है और किस लेवल तक हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अमेरिकी संप्रदाय। अमेरिकी संप्रदाय यह कहता है कि संस्कृति कहाँ से पैदा हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है डोमिनेंट कहाँ से हुआ। यानी हर क्षेत्र में अपना एक सांस्कृतिक केंद्र होता है और जो केंद्र हावी होता है, जहाँ डोमिनेंट कल्चर होता है, वही डोमिनेंट कल्चर अन्य दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैलना शुरू करता है। यानी जो भी क्षेत्र में जो संस्कृति प्रभावशाली होगी, वही संस्कृति सभी दिशाओं में क्या होगी, फैलना शुरू करेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन संस्कृति मिस्र की है, कि सिंधु घाटी की है, कि मेसोपोटामिया की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अमेरिकन संप्रदाय का कहना यह था कि कोई एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पर बदलाव शुरू होता है, जहां पर सारी मान्यताएं पैदा होती हैं और उसी जगह से सारी मान्यताएं हर दिशा में फैलना शुरू करती हैं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है भारत में मुंबई। ठीक है, आप देखिए हिंदी सिनेमा का केंद्र बिंदु है भारत में जो बॉलीवुड है। हमारे जहाँ पे भी फैशन की बात आती है, मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, सब जगह का केंद्र क्या है, सब जगह का केंद्र मुंबई में है। अब इंटरकास्ट मैरिज को देखिए, आप नए आपके लिव इन रिलेशनशिप को देखिए, विवाह संबंधों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, सबसे पहले वो कहाँ प्रदर्शित होते हैं, वो हमारी फिल्मों में प्रदर्शित होते हैं, फिल्मी कलाकारों में प्रदर्शित होते हैं और वहीं से सारी मान्यताएं छोटे छोटे शहरों तक पहुंच जाती हैं। यही है अमेरिकी संप्रदाय का कहना कि हमेशा एक केंद्र से शुरुआत होती है, वो केंद्र डोमिनेंट होता है और वो डोमिनेंट कल्चर आसपास के इलाकों तक फैलना शुरू करता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मिस्र है, कि वो माया सभ्यता है, कि वो इंडस वैली है, सिंधु घाटी है। महत्वपूर्ण है जो भी संस्कृति डोमिनेंट होगी वो केंद्र से बाहर की ओर फैलना शुरू करेगी। तो ये 3 मान्यताएं हैं किसको लेकर, संस्कृति के प्रसार को लेकर। तो संस्कृति का प्रसार क्या होता है, इसको देखने के 3 नजरिए डेवलप किए गए, 3 मान्यताएं डेवलप की गई, जर्मन संप्रदाय, ब्रिटिश संप्रदाय और अमेरिकी संप्रदाय। ठीक है, अब हम देखें संस्कृति प्रसार ही वो अपने आप में वो तरीका था जिसने आज हम कहते हैं वैश्वीकरण को स्थान दिया। आज का हम वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक प्रसार से तो संभव हो पाया है। आज आप देखिए ग्लोबल इकोनॉमी की बात होती है, ग्लोबल कल्चर की बात होती है, ग्लोबल विलेज की बात होती है। आपने मैक्लुहान का नाम भी सुना होगा, ग्लोबल विलेज की बात होती है। ठीक है, आपने ग्लोबल सिटी की अवधारणा पढ़ी होगी सस्किया सेशन की। तो ये ग्लोबल सिटी, ग्लोबल विलेज क्या है, ये संस्कृति का प्रसार ही तो है। पूरी दुनिया में एक कल्चर फॉलो हो रहा है, पूरी दुनिया में राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर एक ही प्रकार की मान्यताएं फैलती जा रही हैं। इसी को ही हम कहते हैं संस्कृति का प्रसार। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। कुल मिला के देखा जाए तो 15-20 मिनट का लेक्चर भी नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था। आपके चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या आपका जीआईसी, जीडीसी या पीजीटी की परीक्षा हो, सोशियोलॉजी का अवधारणा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केवल डेटा पढ़ के चले जाने से या केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 4 महीनों में जो एग्ज़ाम हुए यूपी में, वहाँ पे पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। पेपर कठिन नहीं पूछा गया था, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो डेटाबेस पढ़ के चले जाते हैं, उससे काम नहीं बना। क्लियर? तो अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, आपने मालूम ही है, सुनने में आया है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, हायर का। तो उसी के लिए याद रखिए 5 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है हमारा, जिसमें हम 2.5 महीने में पूरा का पूरा जो यूपी हायर का एग्ज़ाम है उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और इस बार हमारे जो नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, इनकी एक विशेषता है। पुराने कोर्स में ये सुविधा नहीं थी, लेकिन नए कोर्स में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं या जॉब करते हैं, तो आप डायरेक्ट पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो हायर का जो हमारा बैच है ये शुरू होगा कब से? आपके 5 अगस्त से। इसके अलावा यूपी पीजीटी का एक शंखनाद बैच हमारा शुरू हो चुका है 6 जुलाई से, और डेली इसमें 2 घंटे की क्लास चलती हैं। और जो भी हम पढ़ेंगे सिलेबस के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। याद रखिएगा,
हमें रैंडमली नहीं पढ़ेंगे कि यूजीसी नेट का पढ़ लिया काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा पाठ्यक्रम के अनुसार चलिए। तो सारे पाठ्यक्रमों के अनुसार हमारी क्लासेस चल रही हैं। यूजीसी नेट का अलग बैच चलता है हमारा, जिसमें 10 की 10 इकाइयाँ हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती हैं। अभी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्जाम अभी हाल फिलहाल आपको एग्जाम नहीं देना है, अभी आपकी मास्टर डिग्री पूरी नहीं हुई है, या अभी आपको अगले साल एग्जाम देना है, या 5 या 6 महीने आपका कोई एग्जाम नहीं है, तो फिर आप घर बैठे हुए केवल 500 रुपये एक महीने की फीस पर हमारा सब्सक्रिप्शन बैच ले सकते हैं, कॉमन सोशियोलॉजी बैच। इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, चाहे वो पीजीटी में आए, चाहे वो हायर के एग्जाम में आए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए। यूजीसी नेट को छोड़कर जितना भी सिलेबस है किसी भी स्टेट लेवल पर, किसी भी स्टेट के लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्यों ना होता हो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस बैच में। 2 घंटे की क्लास चलती है। ये बैच शुरू हुआ था 6 जुलाई से। केवल 500 रुपये महीने की फ़ीस होती है इसमें, और 5.5 से 6 महीने में ये कोर्स पूरा हो जाएगा। और जितने भी हमारे कोर्स हैं सब में हमें, जो नए वाले कोर्स हैं, पुराने कोर्स नहीं, जितने भी नए कोर्स शुरू हो रहे हैं सब में पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा होगी। डाउनलोड करने की सुविधा भी होगी पीडीएफ, और प्रिंट आउट निकालने की सुविधा भी होगी। वीडियो डाउनलोड की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। तो कोर्स लेने से पहले उसकी शर्तें जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत से लोग पेमेंट कर देते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी नए वाले बैच में, नए वाले कोर्सेज में, और आप प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लेक्चर हमारा यूट्यूब के लिए था। ये लेक्चर हमारे क्लासेस में भी अपलोड किया जाता है, लेकिन क्लासेस में जो डेली 2 से 3 घंटे के लेक्चर होते हैं उन्हें तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकता। तो लेकिन यूट्यूब पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए 15 से 20 मिनट के ये लेक्चर आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी पाठ्यक्रम के अनुसार यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यूट्यूब पर रैंडमली ही टॉपिक के लेक्चर होते हैं, ठीक है, ताकि आप देख सकें कैसा पढ़ाया जा रहा है। केवल कोर्स बेचना ही उद्देश्य नहीं है। आपको 250 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है हमारे यूट्यूब पर। आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो सोशियोलॉजी, अच्छा लग रहा हो पढ़ना, तभी ज्वाइन कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके पास संसाधन हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है बैच ज्वाइन करने की। आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में 15 से 20 मिनट का वो अगला लेक्चर होगा जिसमें नई अवधारणाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।